हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या क्या है। इसका ए ऑप्शन यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इसका मसौदा 9 मई 1992 को तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, जिस पर हस्ताक्षर 1997 में किए गए थे, UNFCCC के तहत किए गए उपायों का पहला जो है क्रियान्वयन था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने तथा ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल को 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद जो है हटा दिया गया था। ठीक है, 2016 के बाद क्या किया गया था? हटा दिया गया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि। ओजोन परत के विनाश से वनस्पति और प्लवक को नुकसान होता है, जिससे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला और खास जल प्रभावित होते हैं। ओजोन परत के क्षरण के परिणाम स्वरूप वनस्पति में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत की खोज जो है चार्ल्स फ्रेवी एवं हेनरी ब्यूसन ने किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 2 प्रकार के। पारिस्थितिकी मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटेशनल मॉडल अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। एक है विश्लेषणात्मक मॉडल को उनकी गति, गणितीय सुंदरता एवं व्याख्यात्मक शक्ति के लिए महत्व दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स को जैविक रसायनों की एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि। तो इसका सी ऑप्शन, क्योंकि ये सभी संयुग्मित प्रोटीन है। अब देखिए कि एंजाइम, विटामिन, हार्मोन ये क्या है? तो संयुग्मित प्रोटॉन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट है कि संक्रियन ऊर्जा की इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। संक्रियन ऊर्जा की इकाई है जूल पर मोल होता है। संक्रियन ऊर्जा प्रतिक्रियाशील अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। संक्रियन ऊर्जा शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1889 में स्वेंते अर्हेनियस नामक स्वीडिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट है कि किसको छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सोना। सोना को छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है। केवल 2 वस्तुएं, सोना और जो है कुछ और, मुख्य रूप से अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। सोना और प्लेटिनम मूल धातुएं प्राथमिक रूप से अयस्क या खनिज हैं। अब चलिए देखते हैं कि धातु पदार्थ का एक वर्ग है जिसमें उच्च विद्युत तापीय चालकता होती है। अब देखिए, धातुएं आमतौर पर प्रकृति में लचीली होने के कारण के साथ साथ प्रतिक्रियाशील भी होती है। क्वेश्चन नंबर 117। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग रेजिन है। तो 117 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, बेकेलाइट जो है
मेलामाइन थर्मोसेटिंग रेजिन है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक अस्थायी पॉलीमर है क्योंकि यह जो है मॉडलिंग प्रक्रिया के दौरान कठोर हो जाता है और सेट हो जाता है। अब देखिए कि अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सुश्रुत संहिता क्या समझाती है? तो सी ऑप्शन एल्केन्स का महत्व। सुश्रुत संहिता एल्केन का महत्व समझाती है। सुश्रुत संहिता एक प्राचीन संस्कृत पाठ है जो शल्य चिकित्सा दोनों के क्षेत्रों को कवर करती हैं। सुश्रुत संहिता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक डाल्टन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो देखिए एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई ठीक है इतना kg के बराबर होता है। ठीक है, तो एक डाल्टन बराबर होता है 1.66053940 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 120 कहता है एक कंटेनर में 4 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल ऑक्सीजन और 7 मोल हाइड्रोजन है। इस प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन का मोल अंश ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन का मोल अंश बराबर क्या होता है? तो ऑक्सीजन का मोल अंश बराबर होता है ऑक्सीजन का मोल अंश। ठीक है, ऑक्सीजन का मोल अंश बट्टा में होता है कंटेनर का कुल मोल अंश। कंटेनर का कुल मोल अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, तो देखिए ये हो जाएगा यानी 3 मोल O2 ऑक्सीजन का। ठीक है, 3 मोल O2 नीचे में हो जाएगा कंटेनर का, तो 4 मोल नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस 3 मोल ऑक्सीजन और प्लस 7 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन 3 ये हो जाएगा कितना? तो 14। ठीक है, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.2142। ठीक है, 0.2142 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? 0.2142 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया निम्न में किसका अनुसरण जो है करती है? 121 का बी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया किसका अनुसरण करती है? तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए 122 है कि संकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका ए ऑप्शन यानी पॉलिंग। संकरण की अवधारणा पॉलिंग ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। आदर्श गैस आइडियल गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया? 123 का बी, वान डेर वाल्स। ठीक है, तो जोहान्स वैन डेर वाल्स नामक एक डच वैज्ञानिक ने वास्तविक गैस व्यवहार के आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का कारण पता लगाया। ठीक है, वांडर वाल्स का समीकरण है P+n² A/V² इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। देखिए ये तो होता है कि PV बराबर nRT, आदर्श गैस के लिए समीकरण होता है PV बराबर nRT। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है कि यदि शुष्क गैसे का दबाव x द्वारा दिया गया और कुल दबाव x+3 द्वारा दिया गया तो वाष्प दाब क्या है? तो 124 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो गैस का वाष्प दाब बराबर होता है गैस का कुल दाब माइनस, देखिए गैस का वाष्प दाब बराबर होता है गैस का कुल दाब माइनस शुष्क गैस का दाब।
माइनस शुष्क गैस का दाब होता है। ठीक है, यानी आपको ये हो जाएगा, तो देखिए यानी गैस का कुल दाब x+3, ठीक है, माइनस जो है सो शुष्क गैस का दाब, तो क्या होगा x, यानी कितना होगा 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा 3 होगा। तो गैस का कुल दाब बराबर होता है शुष्क गैस का दाब प्लस वाष्प दाब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता? तो इसका सी ऑप्शन यानी अमोनिया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रबल अम्ल जो है ये मजबूत, जो है प्रबल अम्ल जो है ये मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, अमोनिया जो है एक जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि 0.01 m सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का पीएच मान क्या है? तो 126 का होगा बी ऑप्शन यानी 2। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 127 है कि रॉबर्ट बॉयल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? 127 का डी ऑप्शन। तो देखिए रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल का गुण नहीं है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस पथ को नीला नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल के कुछ गुण है कि यह स्वाद में खट्टा होता है, यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन मुक्त करता है, यह प्रोटीन त्यागने की क्षमता रखता है, यह नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, यह फिनोप्लेथिन को रंगीन कर देता है, या मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर, अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है देखिए नेक्स्ट 128 है। 128 है कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना किसका एक उदाहरण है? ठीक है, किसका एक उदाहरण है? तो 129 का जो राइट आंसर होगा कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना किसका एक उदाहरण है? तो ये है अवकरण का। ठीक है, तो देखिए किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना यह जो है अवकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 129। 129 है कि नीले रंग की तीव्रता कब धीरे धीरे बढ़ती है? तो ए ऑप्शन यानी तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 130। 130 है कि कौन जो है रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है? इसका सी ऑप्शन यानी बैक्टीरिया साइड्रस। ठीक है, तो बैक्टीरिया साइड्रस रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। यह पौधे में भंडारण शरण बीमारियों को खत्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, जीवाणुनाशी की प्रथम बार खोज जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। अब चलिए 131 है कि पौधे का उपयोग करके जो धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन यानी फाइटो निष्कर्षण का। ठीक है, अब चलिए फाइटो निष्कर्षण का जो है उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 132 देख लेते हैं। 132 है कि बैक्टीरिया में कौन सा प्रतिरोध आमतौर पर भारी धातु दूषित स्थलों में पाया जाता है? तो 132 का ए ऑप्शन यानी पारा। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पारा जो है प्रतिरोध आमतौर पर भारी धातु दूषित स्थलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? 133 का ए मांसपेशी कोशिकाएं। तो मांसपेशी की कोशिकाओं में साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। साइकोप्लाज्म
एक मायोसाइट का साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि बंधन की मजबूती के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 134 का होगा बी, यानी संयोजक ग्रेटर देन, आयनी ग्रेटर देन, वेंडरवाल ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 135 है कि यह जो है कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि जनक जो है संतान समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। तो देखिए 135 का जो राइट आंसर होने वाला ये होगा ए, यानी टेस्ट क्रॉस के द्वारा। 136 है कि क्लोरोप्लास्ट की खोज सबसे पहले किसने की। तो 136 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है कांस्टेंटिन मेरेस कोस्की ने की थी सबसे पहले। ठीक है, तो इसका जो है ये राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो याद रखना है क्लोरोप्लास्ट की खोज कांस्टेंटिन, ठीक है, मेरेस्कोस्की ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 137 है कि डीएनए संरचना की जांच खाली स्थान में की गई थी। तो 137 का होगा बी ऑप्शन, यानी 1953 में। ठीक है, तो डीएनए की संरचना की जांच की व्याख्या वर्ष 1953 में जो है सो जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए 138 का होगा ए ऑप्शन, यानी 7। तो मनुष्य के टखने में यानी 7 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 139 है कि शुक्राणु को खाली स्थान से प्राप्त शर्करा द्रव द्वारा पोषण मिलता है। तो 139 का सी ऑप्शन, यानी सेमिनल वेसिकल के द्वारा। ठीक है, शुक्राणु को सेमिनल वेसिकल से प्राप्त शर्करा द्रव द्वारा पोषण से मिलता है। नेक्स्ट है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खाली स्थान द्वारा स्रावित होता है। 140 का होगा बी ऑप्शन, यानी पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। देखिए 141 है, इस तरह से आपको दे दिया गया है। ठीक है, फिगर दे दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, इसका 141 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा। तो 141 का होगा बी। क्या होगा, तो 141 का होगा बी। देखिए ये इस बीच में अंतर है एक इकाई का, यहाँ भी एक इकाई, एक इकाई, एक इकाई, नीचे भी है एक इकाई, एक इकाई और एक इकाई। ठीक है, यहाँ दोनों के बीच में जो है अंतर है एक एक इकाई का। ठीक है, तो ए बी जो निकल जाएगा, ए बी हो जाएगा √4 इकाई का स्क्वायर। ठीक है, 4 यूनिट का स्क्वायर प्लस 3 यूनिट का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √25, यानी कितना होगा 5 इकाई। तो ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 142 है कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की कवर करने वाले किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन हो जब। तो 142 का होगा ए ऑप्शन, जब यह धीरे धीरे चलता है। 143 है कि सामान्य सतह पर स्थिर वेग से गति कर रहे किसी पिंड की प्रारंभ में ऊर्जा इतना जूल है और यह अंतिम ऊर्जा इतना है। तो किया गया कार्य और कौन सा बल इस कार्य के लिए एक क्षय का कारण होता है। तो 143 का जो होगा, यानी किया गया कार्य बराबर क्या होता है, यानी किया गया कार्य बराबर होता है डेल्टा के इंटू ई, यानी होगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यानी 1/2 m इंटू v² माइनस u²। ठीक है, यानी इसका जो 143 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन, यानी ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 800 जूल माइनस 800 जूल माइनस 1000 जूल। ठीक है, 800 जूल और माइनस यानी अंतिम
ऊर्जा माइनस जो है प्रारंभिक ऊर्जा, तो 800 में से 1000 घटाएंगे तो कितना होगा, -200 जूल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। देखिए 144 है कि किसी अक्ष के परितः घूमने पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो 144 का बी ऑप्शन, यानी अक्ष का अभिविन्यास। ठीक है, तो किसी अक्ष के परितः घूमने पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, इसका सी ऑप्शन होगा 144 का। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये होता है kg × मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोणीय गति में जड़त्व जो है कार्य करता है। 145 है कि तापमान 300 केल्विन है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त तापमान होगा। तो देखिए, तो केल्विन में जो तापमान होता है ये होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो 300 माइनस 273, 300 माइनस 273। ठीक है, 300 माइनस यानी कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में ये हो जाएगा आपको 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 गुने 27, 9/5 गुने 27 प्लस 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ठोसों में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, क्यों। तो 146 का सी ऑप्शन, ठोस क्या होगा, तो सी ऑप्शन होगा, यानी ठोस में गैस की तुलना में बल्क मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि अधिक होती है। 147 है, ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा जो है कथन सत्य है। तो 147 का ए ऑप्शन, यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 148 है, उस स्थिति की पहचान करिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होती है। तो 148 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 149 है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाले आवेश पर बल लगाने वाला बल न्यूनतम थीटा का मान 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो 149 का सी, यानी 3। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे समय में क्या होगा। तो 150 का होगा सी ऑप्शन, यानी आधे से अधिक सक्रिय नाभिक क्षय होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।